चलिए क्लास, तो अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में, जिसका नाम क्या लिखा है, शॉर्ट में ये कहते हैं इसको एलवीपी। इसका क्या बनता है फुल फॉर्म? लॉ ऑफ वेरिएबल, क्या लिखा, प्रोपोर्शंस। देखो, इससे पहले कि हम इस लॉ की बात करें, सबसे पहले हमें जो ये लाइन लिखी है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल, क्या बोला, प्रोपोर्शंस, इसका मतलब समझो। यहां पे जो एक वर्ड है ना आपका प्रोपोर्शंस, इसका मतलब होता है रेशियो। क्या होता है? रेशियो होता है। ये लॉ सिंपल सी एक बात बोलेगा कि भाई आपको ये बात अच्छे से पता है कि आपने क्या सीखा है कि शॉर्ट रन के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड द सेकेंड फैक्टर इज वेरिएबल। हम अपने एग्जाम्पल के अंदर ये जो फिक्स्ड फैक्टर है इसको हम लेंगे लैंड। क्या लिया हमने? लैंड लेंगे। और जो हमारा सेकंड वाला फैक्टर है जो कैसा है, वेरिएबल है, उसको हम क्या लेंगे? लेबर। मैंने क्यों बोला ऐसा? क्योंकि लेबर इज कंट्रोलेबल। आप जब चाहे लेबर को शॉर्ट रन के अंदर बढ़ा भी सकते हो तो कम भी कर सकते हो। वही शॉर्ट रन के अंदर आप अपने फिक्स क्या बोला, फैक्टर को जब चाहे उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये पूरा का पूरा जो लॉ है ये आपको स्टडी करना किसमें है? शॉर्ट रन में। क्या बोला मैंने? ये पूरा लॉ शॉर्ट रन में स्टडी होगा। इनफैक्ट आपने क्या सीखा था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ टाइम पीरियड। पहला होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर मैं सिर्फ अब लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पूरे चैप्टर के अंदर हम सिर्फ शॉर्ट रन के बारे में ही बात करेंगे। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि बार बार मैं दो तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा। पहला फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। तो ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कुछ फैक्टर क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे, कुछ क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। तो ये बात ऑब्वियस है कि वो टाइम पीरियड शॉर्ट ही होगा, बिकॉज इन द लॉन्ग रन एवरी फैक्टर इज वेरिएबल, नो फैक्टर इज फिक्स्ड। तो अगर मैंने ये बात लिखी हुई है यहाँ पे फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि मैं शॉर्ट रन के अंदर बात कर रहा हूं। बात समझ आ रही है? ये पूरा का पूरा लॉ जो हम स्टडी करने वाले हैं, हम ये शॉर्ट रन के अंदर ही बात करेंगे। इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर ही आपके शॉर्ट रन के ऊपर बेस्ड है। ज्यादा क्लियर होगा? असल में ये लॉ क्या कहता है? आप आउटपुट चाहते हो। आपने इस चैप्टर के अंदर अब तक क्या सीखा था? सर, आउटपुट को पाने के लिए पहले हमें इनपुट को आपस में कंबाइन करना पड़ता है। ये क्या कर रहा हूं मैं? लैंड और लेबर, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर को आपस में कंबाइन कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। क्यों? ताकि मुझे क्या मिल सके? आउटपुट या टीपी। एक ही बात है। क्या बोला? आउटपुट या टीपी, और आउटपुट एक ही है। बात समझ में आ रही है? और इसको पाने के लिए मुझे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ कैसे रहेंगे? लैंड हर बार आपकी फिक्स ही रहेगी। हम इंक्रीज क्या कर रहे हैं? वेरिएबल फैक्टर जो कि एक लेबर है। बात समझ आई नहीं? इसका मतलब साफ हो गया कि जब तक मैं इन दोनों फैक्टर को आपस में कंबाइन नहीं करूंगा, मुझे क्या नहीं मिलेगा? मुझे आउटपुट या टीपी नहीं मिलेगा। ध्यान है आपका? यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूं मैं, ध्यान है? मैं पूछूंगा भी कि मैंने क्या बोला। जरा पढ़ना, लॉ लिखा क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ऐसा लॉ है जिसका रेशियो बार बार क्या होगा? चेंज होगा। देखो ना, रेशियो पहले क्या है? 1:1, फिर क्या हो गया? 1:2, फिर क्या हो गया? 1:3। समझ में आ रहा है? जरा पढ़ना क्या लिखा है लॉ के बारे में। एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द ओनली वन इनपुट कीपिंग द अदर इनपुट एज फिक्स्ड। मतलब क्या इस बात का? सर, इस लॉ के अंदर हमारे पास दो फैक्टर है। एक तो फिक्स फैक्टर है लैंड, और एक वेरिएबल फैक्टर है लेबर। हम सिर्फ लेबर को चेंज करेंगे और बाकी फैक्टर को हम फिक्स मानेंगे। बात समझ आ रही है? जरा पढ़ना फिर से क्या लिखा है। एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, जिसकी क्वांटिटी तुम इंक्रीज कर रहे हो वो कौन सा फैक्टर है? वेरिएबल फैक्टर है। कौन है? लेबर है। कीपिंग द अदर फैक्टर या क्या बोला? इनपुट एज फिक्स्ड। क्या है? लैंड है। आपका टीपी स्टार्टिंग में तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, उसके बाद आपका टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, और उसके बाद भी अगर आप बाज नहीं आए, लगातार लेबर को इंक्रीज करते गए, तो सर फाइनली आपका टीपी नेगेटिव रेट से बढ़ेगा। नेगेटिव रेट का मतलब होता है टीपी विल फॉल, टीपी गिरना शुरू हो जाएगा, पहले से आउटपुट कम मिलेगा। लॉ क्लियर हुआ?
जैसे जैसे आप अपने फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर के रेशियो को इंक्रीज करोगे, इंक्रीज मींस वेरिएबल, आपका रेशियो बार बार क्या होगा, चेंज होगा। बात समझ आ रही है? और मैंने अभी अभी साबित किया कि सर पहला रेशियो क्या था फैक्टर्स का, 1:1, उसके बाद क्या हो गया 1:2, फिर 1:3, 1:4, 1:5, क्या हो रहा है ये सर, हमारा रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तभी लॉ का नाम क्या रखा गया, लॉ ऑफ वेरिएबल रेशियो। क्लियर हुआ? तो सर वैसे वैसे क्या होगा, हमारा टीपी इनिशियल स्टेज में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। अभी मैं इस चीज को साबित करने वाला हूं सर। उसके बाद क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, और फाइनली उसके बाद नेगेटिव रेट से बढ़ेगा, मतलब फॉल करेगा। क्लियर हुआ? जरा 2 मिनट के लिए आपको ध्यान देना है, टेबल में क्या दिखाया गया। सर एक फैक्टर क्या मान के चल रहे हैं, फिक्स्ड, एक क्या मान रहे हैं, वेरिएबल, लेबर एंड लैंड। बात समझ आ रही है? सर जब हमने इनको आपस में क्या किया, कंबाइन किया, एक लैंड पे सिर्फ एक लेबर लगाई, तो पहले में मुझे टीपी कितना मिला, 10। जैसे ही मैंने अपना लेबर बढ़ाया, मेरा टीपी क्या हो गया, हुआ इंक्रीज। अच्छा एक बात बताओ, इंक्रीज कहां तक हो रहा है, ये रहा, कितना लिखा है, नंबर कितना लिखा है, 52 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, मैंने 3 बातें बोली थी कि टीपी पहले तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, और फाइनली वो फॉल करेगा। बात सही है? क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, इसका जवाब हमको मिलेगा एमपी से। देखो ध्यान से, 10 से किस पर आया, 30 पे, कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। 30 से कितने पर आ गया, 15 पे, अब भी बढ़ा है, लेकिन पहले से बढ़ने का रेट क्या हो गया, 15। पहले बारी में तो 20 से बढ़ा, अगली बारी में सिर्फ 15 से ही बढ़ा। अच्छा इसके बाद भी बढ़ा तो है, लेकिन इस बार रेट क्या हो गया, और कम हो गया। बात समझ आ रही है? एक टाइम ऐसा आया जब तुम्हारा टीपी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और उस पॉइंट के ऊपर एमपी कितना है। इसका मतलब साफ हो गया कि सर जब एमपी 0 हो गया, तो मतलब साफ है कि इसके आगे आपका टीपी बढ़ेगा नहीं। हम फिर भी बाज नहीं आए, हमने एक वेरिएबल फैक्टर और लगा दिया, क्या हो गया, हमारा एमपी नेगेटिव हो गया। और एमपी नेगेटिव का मतलब है सर हमारा टीपी क्या हो गया, फॉल कर गया। बात समझ आई? इस पूरे लॉ के 3 चेहरे हैं, फेजेस, 3 फेज है। पहले फेज में क्या होगा, जरा पढ़ना क्या लिखा है। पहले फेज में क्या होता है कि सर जब तक एमपी बढ़ता है, एमपी जब तक बढ़ता है तब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? सेकंड फेज में क्या होता है, व्हेन एमपी इज फॉलिंग, जब एमपी यहां से लेके यहां तक जब फॉल करेगा, सर टीपी बढ़ेगा तो सही, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। और अभी हमने प्रूफ किया इस चीज को, ध्यान। और सर एक आखिरी फेज भी तो दिया हुआ है, क्या बोलो, क्या लिखा है, जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा तब सर आपका टीपी फॉल करेगा। पहले कितना था, अब कितना हो गया, 48, सीधा फॉल कर गया। अब मैं एक लाइन बोलूंगा, बताना सही है या नहीं। टीपी का पूरा बिहेवियर एमपी के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। बात सही है? जैसे जैसे एमपी बिहेव करेगा वैसे वैसे टीपी बिहेव करेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, फेज 1 का नाम क्या रखा गया, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। बताऊंगा अभी कि ये नाम इसके क्यों पड़े। सेकंड फेज का नाम क्या दिया गया, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और लास्ट का दिया गया नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनना, यहां देखो, टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, नाम क्या रखा गया, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, अच्छी बात है। सेकंड फेज का नाम क्या था, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। टीपी लेकिन डिक्रीज कहां हो रहा है, सेकंड फेज में टीपी डिक्रीज कहां हो रहा है। अच्छा, आखिरी वाला फेज था, नाम क्या रखा गया, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अबे टीपी नेगेटिव कहां हो रहा है, इसका मतलब साफ है सर, ये तीनों फेजेस के नाम टीपी को देखकर नहीं, एमपी को देख के रखे गए हैं। देखो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर हुआ इंक्रीज, पहला फेज। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर हुआ डिक्रीज, सेकंड फेज। नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इसका मतलब साफ हो गया कि ये तीनों फेज के नाम टीपी को देखकर नहीं, एमपी को देखकर रखे गए। पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ?
जरा यहां पे आ जाओ। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल ग्राफ है। जो अभी आपने लॉ पढ़ा उसके जो 3 तरह के फेस थे ना, उसी को मैंने एक ग्राफ के ऊपर दिखा रखा है। थोड़ा ध्यान से देखना लिखा क्या है। ये ग्राफ है आपका। हालांकि जो आपकी बुक है उसके अंदर ये दोनों जो ग्राफ है इनको अलग अलग बनाया गया है। आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो, बात तो एक ही हुई। ऐसे करो या ऐसे कर लो, एक ही बात है। इससे नंबर नहीं कटेंगे। अगर दिमाग में ये है ना कि अगर हमने ये किया तो क्या पता सर काट दे, ऐसा नहीं होता। वो आपकी चॉइस के ऊपर है। मेन बात क्या है कि आपको तीनों फेजेस बड़े ढंग से शो करने हैं। हाँ जी, क्या तीनों फेज है इसके अंदर? आप बोलो, तीनों फेज है। पहला फेज है, पहले फेज में क्या हो रहा है सर? पहले फेज में 2 काम होंगे। पहला एमपी बढ़ेगा जिसकी वजह से टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। ये रहा पहला फेज। अच्छा, नाम क्या लिखा है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब क्या होता है इसका? सर एक ऐसा पॉइंट जहां से टीपी ने अपना रेट चेंज कर लिया। यहां तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा। एग्जैक्टली इस पॉइंट के बाद टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा। मतलब ये वो पॉइंट है जहां से टीपी ने अपना इन्फ्लेक्शन, अपना रेट चेंज कर लिया। तभी नाम का रखा गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है? आपको आ रही है? अब आगे बोलूं, इतने फेज को क्या बोलोगे? फर्स्ट फेज। इतने फेज को क्या बोलेंगे? फर्स्ट फेज। और फर्स्ट फेज का नाम क्या था? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। पॉइंट क्लियर है? एग्जैक्टली इस पॉइंट के बाद सर हम एंटर होते हैं सेकंड फेज में। और सेकंड फेज में अगेन 2 काम हो रहे होंगे। पहला एमपी फॉल कर रहा होगा और टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होगा। क्या ऐसा हो रहा है? एमपी क्या हो रहा है? फॉल कर रहा है। एमपी फॉल कर रहा है और टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। आगे बढ़ सकते हैं सर? करते करते कहां पहुंच गया? व्हेन द एमपी इज 0। और जब एमपी 0 होगा तो टीपी अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुका होगा। व्हेन द एमपी इज 0 टीपी विल बी मैक्सिमम। और मैक्सिमम वर्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? कि सर इसके आगे एटलीस्ट बढ़ेगा तो नहीं, घट सकता है लेकिन बढ़ेगा नहीं। और जैसे ही एमपी नेगेटिव हुआ सर हम तुरंत नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, मतलब थर्ड फेज के अंदर एंटर हो गए। इस पॉइंट के एग्जैक्टली बाद क्या हो गया? थर्ड फेज आ गया। और थर्ड फेज के अंदर भी 2 काम होंगे। एमपी विल बी नेगेटिव एंड टीपी विल स्टार्ट फॉलिंग। टीपी गिरेगा। ऐसा हो रहा है? कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं है। डाउट नहीं होना चाहिए। बोलना है? बोलो बोलो, थोड़ा तेज तो बोलो, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, इसके बारे में क्या रहे हो? ग्राफ पढ़ना क्या आपको मुश्किल लग रहा है? ग्राफ के अंदर हमने शो करा है 2 तरह के कर्व। पहला क्या था? टीपी। सेकंड क्या है? एमपी। मैंने क्या बोला? टीपी का पूरा बिहेवियर एमपी पे डिपेंड कर रहा है। बताना कैसे कर रहा है? सर जब तक एमपी बढ़ रहा है तब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, इस पॉइंट तक। और इसी पॉइंट को मैंने नाम क्या दिया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर ये आपने अपनी ओर से लिखा नहीं, बुक में लिखा, पढ़ो। बात समझ आ रही है? इस वाले पॉइंट के बाद क्या हुआ? एमपी फॉल होना स्टार्ट हो गया। देखो हो रहा है फॉल। और जब एमपी फॉल हुआ तो क्या हुआ? टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। और क्या हुआ यहां पे? एमपी इज 0। यहां देखो एमपी इज, टीपी अपने मैक्सिमम पर पहुंच गया। और जैसे ही एमपी क्या हुआ? नेगेटिव हुआ, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। बात क्लियर हुई? सो वी हैव ओनली 3 फेजेस। नंबर वन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसमें क्या होगा सर? एमपी इंक्रीजेस या राइजेस, टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। सेकंड फेज का नाम क्या था? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अगेन 2 थिंग्स आर है, अब यहां पे हो रही है। तना क्या था पहले वाला? एमपी डिक्रीज करेगा और टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। इंक्रीज तो करेगा लेकिन डिक्रीज रेट से करेगा। अच्छा, आखिरी फेज में क्या हुआ? एमपी इज नेगेटिव एंड टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, एक बिजनेसमैन, एक फर्म, एक प्रोड्यूसर कौन से फेज तक जाना चाहेगा? फर्स्ट फेज, सेकंड फेज या थर्ड फेज? या कहां पे जाके अपने आप को रोक लेगा? ओनली फर्स्ट फेज? पक्की बात है? श्योर है? कभी फर्स्ट फेज, कभी सेकंड फेज, एक आंसर बताओ। एक फर्स्ट फेज,
पक्का? सेकंड क्यों बोला आपने? हर एक प्रोड्यूसर क्या करने की सोचता है सर? अपना टीपी मैक्सिमम करने की सोचता है, और उसका टीपी मैक्सिमम फर्स्ट फेज में नहीं सेकंड फेज में हो रहा है। तो अगर आप एक कौन है, इफ यू आर अ रेशनल इंटेलिजेंट फर्म और अ प्रोड्यूसर, देन यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट टू रीच अप टू द सेकंड फेज, क्योंकि सेकंड फेज में आपका टीपी क्या है, मैक्सिमम है। हाँ, उसके बाद कंटिन्यू करना अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपका टीपी क्या हो रहा है, फॉल ही कर रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ? एक बार ध्यान से देखो, और अगर कोई चीज नहीं क्लियर हुई तो पूछो, आगे बढ़ते हैं। बात समझ आई? अच्छा, आपकी बुक में देखो बोर्ड के ऊपर इतना स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने लिखा नहीं। कुछ बातें ऐसे भी हैं इसके अंदर, एजम्पशंस, इस लॉ के एजम्पशंस भी आते हैं, ये बात ध्यान देना। लिखा हुआ है क्या? एजम्पशंस, ऊपर नीचे दाएं बाएं देखो, कहीं पर एजम्पशन वर्ड लिखा होगा, दिख गया? एजम्पशंस ऑफ एलवीपी दिख गया होगा। इसके अंदर करीबन 8 तरह के लिखे हुए एजम्पशंस। ये मैं पहले बोल चुका हूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी लॉ पढ़ने से पहले आपको उसके एजम्पशंस तो पढ़ने ही पड़ेंगे। जरा पढ़ना क्या लिखा है? जब ये लॉ हम स्टडी कर रहे होंगे तो हमें किन किन बातों को एज्यूम कर लेना है कि ऐसे ही होंगी, भले वो प्रैक्टिकली ऐसी ना होती हो। पहला पढ़ना, इट ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन, ये तो हम पहली बात कर चुके हैं कि ये पूरा लॉ शॉर्ट रन का ही है। ये लॉ कभी भी लॉन्ग रन में स्टडी नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग रन में ये लॉ आपको हमेशा फेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एज फैक्टर्स आर, क्या लिखा है? क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। जरा पॉइंट नंबर 2 पे आकर लिखा है, द लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैंड। क्या मतलब है? हर तरह के फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है, जिसमें क्या भी शामिल है, लैंड भी आती है। आप कोई भी फिक्स्ड फैक्टर ले सकते हो इस लॉ को स्टडी करने के लिए। अगर यहां पे लैंड ना होता, अगर यहां पे क्या होती, प्लांट एंड मशीनरी, तो भी ठीक होता, क्योंकि वो भी क्या है, इट्स अ फिक्स्ड फैक्टर। ओके, जरा पढ़ना, अंडर द एलवीपी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कैन बी कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर। क्या मतलब है कहने का? जब भी आप इस लॉ को स्टडी कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे, तो आपको क्या एज्यूम करना है कि सर हर एक वेरिएबल फैक्टर को हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ में कंबाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक कंबाइन नहीं करोगे आउटपुट नहीं मिलेगा, टीपी नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको टीपी चाहिए, टीपी इज अ रिजल्टेंट फिगर, रिजल्ट है, और इन दोनों का आपस में कंबाइन होना जरूरी है। मैंने पहले यहां से बोला, ये जो वर्ड लिखा है मतलब क्या है इसका? रेशियो। किसका रेशियो? फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर का रेशियो। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? हाँ, दिस लॉ अप्लाई टू द फील्ड ऑफ द, क्या लिखा है? प्रोडक्शन ओनली। क्या मतलब है कहने का? कि सर ये लॉ जब भी पढ़ो तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि प्रोडक्शन के एरिया के अंदर ही आप इसको स्टडी कर सकते हो। TUMU का कॉन्सेप्ट इसमें मत घुसाना, इसमें रेवेन्यू मत घुसाना, इसमें कॉस्ट मत घुसाना। ये जब भी स्टडी होगा तो हमेशा प्रोडक्शन के फील्ड में ही स्टडी होगा। समझ आ गया? आगे पढ़िए। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन द वेरिएबल फैक्टर कैन इजीली बी डिटरमाइंड। देखो आपके सामने तो हो रहा है, जैसे जैसे हमने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करा, तुरंत हमें इसके चेंज होने की वजह से टीपी में कितना चेंज आ रहा है वो उनको साफ साफ दिखाई पड़ भी रहा है। सही बात है क्या नहीं? आगे पढ़िए, क्या लिखा है? इट इज assumed that factors of the production become imperfect, क्या लिखा है? substitutes of each other beyond a certain limit। क्या मतलब है कहने का? जरा यहां पे ध्यान देना, क्या लिखा है? एक पॉइंट के बाद आपका एमपी क्या हो गया? नेगेटिव, और इसके नेगेटिव की वजह से आपका टीपी क्या हो गया? फॉल कर गया। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? इसका मतलब है कि सर छठा लेबर वो लैंड झेल नहीं पाई। इसका मतलब है कि लेबरों को झेलने की जो लैंड की मैक्सिमम लिमिट थी वो 5 लेबर थी। मतलब क्या कहने का? सर आपने इनका रेशियो ही बिगाड़ दिया। 1:6 इसका प्रॉपर रेशियो नहीं। द बेस्ट वन कैन बी 1:5। अगर 5 से ऊपर लेबर लगा दी सर आपने तो आपका टीपी फॉल करेगा, आपका एमपी नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ आ रही? पढ़ना क्या लिखा है? The state of technology is assumed to be constant during the operation of this law। मतलब क्या कहने का? सर जब भी आप इस तरह का कारनामा कर रहे होगे ना,
लगातार वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा रहे होगे। तो आपको क्या मानना है, टेक्नोलॉजी कैसी है, कांस्टेंट है। क्यों माने ऐसा, क्यों माने बताओ। अगर टेक्नोलॉजी हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम हर बार इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो सर आपका टीपी कभी भी किसी स्टेज पे आके फॉल नहीं करेगा, वो तो उल्टा बढ़ता ही जाएगा, आपको हर बार आउटपुट ज्यादा मिलेगा। बात समझ आ रही है। टेक्नोलॉजी हमको एज्यूम माननी है कि कैसी है, कांस्टेंट है, ना अच्छी होगी ना बेकार होगी। पढ़ना क्या लिखा है नेक्स्ट वाला, इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। इसका मतलब क्या कहने का, पहला लेबर हमने काम पे लगाया, एक और लगा दिया, एक और लगा दिया, एक और लगा दिया, एक और लगा दिया। लगाओ, लगाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे के सारे लेबर एक जैसे होने चाहिए। मतलब कहने का क्या है, एक जैसे होने चाहिए। चलो, ये लगाया था, सेकंड लगाया था, सेकंड वाला पहले वाले से अच्छा लगा दिया आपने, थर्ड वाला दूसरे और अच्छा लगा दिया। अच्छा, थर्ड लेबर वॉज फिजिकली चैलेंज्ड, उसका एक हाथ नहीं था। चौथा लेबर आ गया जो बिल्कुल सही है। क्या आप मानते हो कि ये सारे लेबर्स इक्वली एफिशिएंट है? कह रहा हाँ नहीं भाई, जिस लेबर का एक हाथ नहीं है वो आउटपुट आपको उतना अच्छा नहीं दे पाएगा, और जो उसके बाद आया वो उल्टा अच्छा देगा, तो उससे आपका टीपी तो उल्टा हर बार बढ़ेगा ना। हमको तो उसको 3 अलग अलग फेज के अंदर स्टडी करना है। पहले फेज में टीपी इंक्रीजिंग रेट से ही बढ़ना चाहिए, सेकंड फेज में टीपी डिक्रीजिंग रेट से ही बढ़ना चाहिए, और थर्ड फेज के अंदर टीपी हमारा फॉल करना ही चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके लेबर, आपका वेरिएबल फैक्टर इक्वली क्या होगा, एफिशिएंट होगा, एक जैसा होगा। नहीं समझे? दैट वाज द assumption। काफी है।